Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. Welcome to all of you on YouTube channel. तो इस YouTube चैनल पे जो सेशंस अपने हैं डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री उसमें एपिसोड नंबर 7 में आज हम हैं। और इसमें जैसा कि हमेशा से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं जो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करते हैं। तो आज का जो डेली डोज है ये रहेगा रिलेटेड टू टोटोमेरिज्म कीटो इनॉल फॉर्म। और कीटो इनॉल फॉर्म वो टॉपिक है जिससे रिपीटेड मैनर में नीट हो या आईआईटी मेंस हो इनकी स्टेबिलिटी पे कीटो इनॉल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज पे लगातार क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी अपन लेंगे, लेकिन उसमें जो एक बेस टॉपिक जो ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल। तो इसी को सॉल्व करने के लिए आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई डाउट्स हैं या कोई टॉपिक अपने को समझने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस छूटे हैं, क्योंकि जैसे आज 7वां एपिसोड है, तो अगर 1 to 6 अपन ने नहीं देखे हैं तो वहां जाके आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए सेशन पे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म। तो पहले तो ये देखते हैं कि कीटो इनॉल है क्या। एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट से, एसिडिक हाइड्रोजन के ट्रांसफर से एक नेगेटिव एटम से दूसरे नेगेटिव एटम पे कंपाउंड दो फॉर्म शो करता है, जिसको हम एक को बोलते हैं कीटो और एक को हम नेम देते हैं इनॉल। तो कहानी कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का हो गया, कहानी प्रोटोन एक्सचेंज का हो गया, कंसेप्ट आपका कैटायनिक एक्सचेंज का है, कई तरह के नेम भी इसको आप देते हो, वो सारे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कीटो और इनॉल की। तो जैसा हमें मालूम है टोटोमेरिक चेंज में एक फॉर्म आपका हो जाता है कीटो, और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट करेगा तो सेकंड पॉसिबल जो फॉर्म अपने को मिलता है इट विल बी इनॉल। कीटो और इनॉल एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। और ये अपने को आइडिया है कि जब भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चलेगा तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। और अगर इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में स्टैब्लिश है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, जिसको नॉर्मली अपन दो तरह के ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, केपी और एक केसी। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो पार्शियल फॉर्म की फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो केपी, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके लिक्विड हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो दैट विल बी नेम्ड एज केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अभी केपी केसी में ना डिफाइन करके सिंपल इसको हम लेके चलते हैं के। अब देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर मैं एक एक्सप्रेशन क्रिएट करूं तो सिंपली कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अभी प्रोडक्ट साइड में अपन यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं, इनॉल को। और इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का देखूंगा तो ये किस फॉर्म से डिवाइड होगा, कीटो से। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो इनॉल के फेवर में जाएगा, और अगर बैकवर्ड आएगा तो ये किसके फेवर में जाना चाहिए, कीटो के। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, डेट में इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन का जो मूवमेंट है ये किस डायरेक्शन में रहेगा, बैकवर्ड। तो इन दोनों में से मुझे स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करना है तो एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू या तो मोर देन वन होगा और या फिर ये वैल्यू होगा लेस देन वन। तो अगर ये मोर देन वन मुझे मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल है कि जो इनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके कंपेरेटिवली ज्यादा है, कीटो के। तो इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन और स्टेबिलिटी अगर कीटो से ज्यादा है तो वन से ज्यादा हो गया। और अगर इनॉल को आप ज्यादा स्टेबल बोलोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर इसी के का वैल्यू लेस देन वन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि इस बार कीटो का कॉन्सेंट्रेशन और स्टेबिलिटी किसके कंपेयर में हायर साइड पे चला गया, इनॉल। और अगर कीटो मोर स्टेबल है तो इस रिएक्शन का एक नेचुरल मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, स्टेबिलिटी कीटो का ज्यादा है या इनॉल का। तो एक तो ये के का वैल्यू अगर मुझे मिल जाए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर के का वैल्यू नहीं मिले तो हमें स्ट्रक्चर को देख के कंसेप्ट के बिहाफ पे ये देखना पड़ता है कि किसको ज्यादा स्टेबल बोला जाए और किसको कम। तो यहां से अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड।
ये तो आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड फर्स्ट पॉसिबल कार्बन विल बी अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं सभी को हम कौन सा हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। सिंपल अगर अल्फा हाइड्रोजन को वाले मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड को मैं बेसिक मीडियम में रख दूं, तो बेसिक मीडियम में होने का मतलब है कि एसिडिक नेचर शो करेगा। और अल्फा हाइड्रोजन अगर एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो ये H प्लस की फॉर्म में लीव आउट करना चाहिए। तो H प्लस जब कार्बन पे है तो इसको मैं कौन सा फॉर्म बोल रहा हूं? कीटो फॉर्म। अब देखो कि कार्बन 2 अगर ये नेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा, एक्सचेंज करेगा अपनी पोजीशन, तो नया फॉर्म ये मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड और OH अपना एक ही कार्बन पे आ रहा है। तो इस कार्बन पे एक साइड में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इन। और इसी कार्बन पे दूसरा कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है? OH। तो OH का मतलब ही अल्कोहल हो गया जिसका IUPAC सफिक्स होता है ऑल। तो दिस पर्टिकुलर कार्बन हैविंग इन प्लस ऑल, और इसी वजह से इस फॉर्म को क्या कॉमन नेम दिया जाता है? इनॉल। तो एक फॉर्म कीटो है और एक फॉर्म है इनॉल। मुझे कंपेयर करना है कि कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा है या इनॉल का। तो कंपैरिजन के कुछ इजी क्राइटेरिया लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया मैंने लिया बॉन्ड एनर्जी। अब देखो कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये कार्बोनिल या कार्बन ऑक्सीजन में हो गया। इनॉल में अगर हम जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड किन दोनों एटम्स के बीच में क्रिएट हो गया? कार्बन एंड कार्बन। तो कीटो में ये CO ग्रुप मिलेगा, जबकि इनॉल में हमेशा कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इन दोनों में मैं सबसे पहले किसको कंपेयर करके देखता हूँ? बॉन्ड एनर्जी। तो मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन टू ऑक्सीजन एक अट्रैक्शन फील करेगा, और इस वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन का कार्बन टू ऑक्सीजन एक फ्लो है। तो दैट मीन्स कि मैंने ये देखा कि जो CO ग्रुप है, कीटो में CO है, ये पोलर हो गया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन का नेगेटिविटी एग्जैक्टली बराबर है। तो नॉन पोलर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कह सकता हूं कि पोलरिटी CO से तो कम हो जाएगा। तो ये ज्यादा पोलर है और ये उसके कंपेयर में लेस पोलर है। तो पोलर होने का मतलब है कि जो प्लस और माइनस चार्ज का पेयर बनेगा, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा है तो कीटो फॉर्म का नॉर्मली जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये किसके कंपेयर में? हाई जाना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एक माइनर फैक्टर मैंने लिया बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ये बोलता है कि CO का बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा है। तो एक तो ये लॉजिक है जिसमें मैं कीटो को किससे ज्यादा स्टेबल देख पा रहा हूँ? इनॉल से। तो एक माइनर लॉजिक हो गया बॉन्ड एनर्जी। दूसरा मैंने लिया एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि सारा गेम प्रोटोनिक ट्रांसफर का ही है, और प्रोटोनिक ट्रांसफर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से नेम से डिफाइन कर सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सिंपल सा लॉजिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और ये तो हमें मालूम ही कि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी हमेशा कार्बन से ज्यादा ही है। तो जब कंपाउंड अपने कीटो फॉर्म में है तो ये एसिडिक जो हाइड्रोजन है ये किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। लेकिन ये जैसे ही इनॉल फॉर्म में आता है, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड नजर आता है? ऑक्सीजन से। तो एक जगह आपका कार्बन एसिडिक नेचर में है और एक जगह इसकी जगह कौन एसिडिक नेचर में? ऑक्सीजन। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ नेगेटिविटी का एक फंक्शन है, तो ऑक्सीजन पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है क्या ये मोर एसिडिक हो जाएगा देन कार्बन? तो कीटो फॉर्म के साथ में कार्बन की कनेक्टिविटी की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये लेस एसिडिक कंडीशन हो गई। और अगर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिलेटिवली कौन सी कंडीशन हो गई? मोर एसिडिक। तो नेगेटिविटी को मैंने बेस लिया, कीटो को मैंने बोल दिया लेस एसिडिक, और इनॉल को मैंने क्या बोल दिया? मोर एसिडिक। अब देखो कि अगर ये लेस एसिडिक है तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा बेसिक मीडियम में, और अगर ये मोर एसिडिक है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि जो बेसिक मीडियम में लेस एसिडिक है तो लेस रिएक्टिव हो गया, और रिएक्टिव का एक अपोजिट वर्ड होता है स्टेबिलिटी। तो दैट मीन्स की लेस एसिडिक लेस रिएक्टिव हेंस मोर स्टेबल। और अब मैं कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पे भी अगर मैं देखूं तो कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी किससे बेटर निकल के आ रहा है? इनॉल से। तो एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम बनाए तो कीटो फॉर्म में कंपाउंड किसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है? इनॉल के। तो जनरल स्टेटमेंट का मतलब 99% मॉलिक्यूल्स पे तो ये अप्लाई होगा ही होगा। और रीजन अगर हमसे कोई बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी या एसिडिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हम कीटो को किससे बेटर स्टेबलाइज कह सकते हैं? इनॉल से। तो इन जनरल
तो कीटो को हम बेटर मानेंगे इनॉल से। जैसे अगर इसी एसिटाल्डिहाइड के एग्जांपल में मैं बात करूं तो 97% स्टेबिलिटी यहाँ पे कीटो का होता है, और 97 है तो अप्रोक्स 3% स्टेबिलिटी किसका होगा, इनॉल का। अब देखो कि कंडीशन ही आता है कि इन जनरल तो हमने कीटो को बोल दिया बेटर इनॉल से, ये एक रिजल्ट मिला, लेकिन ये रिजल्ट क्या है, इन जनरल है। और इन जनरल का मतलब ये बात 100% तो सही है नहीं। अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलेगा, और इसका मतलब है कि नेचुरली ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स कीटो। दैट मीन्स की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, बैकवर्ड। अब हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा नेचुरल बिहेवियर रखते हो, या उन फैक्टर की हम बात कर सकते हैं जहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात होती हो। तो इन जनरल कीटो इज बेटर स्टेबलाइज देन इनॉल। अब आते हैं अपने कंडीशंस पे, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हैं जहां इनॉल को किसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है, कीटो के। तो ये केस बेसिकली अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है वो इन स्पेशल केसेस से ही बनता है। तो वो कंडीशन टोटल मिला के 3 कंडीशन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे जहां किसी रीजन से इनॉल का स्टेबिलिटी किसके कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, कीटो के। तो चलिए आते हैं सबसे पहले रीजन नंबर 1 पे। तो टोटल ये 3 आपके केसेस हैं, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 की। मैंने एक कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्सेन, और लगातार कितने सीओ यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, 2। अगर इसको अल्फा बोला जाए तो दैट कार्बन विल बी नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कार्बन विल बी बीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डाई कीटोन है। तो या तो इसको हम बोलेंगे ये अल्फा बीटा डाई कीटोन है, या फिर इसका एक कॉमन नेम होता है बीटा डाई कीटोन, और किस मैनर में ये है, साइक्लो। अगर इस कार्बन को मैं सीओ के रिगार्डिंग अल्फा मानूं तो एसिडिक हाइड्रोजन नजर आते हैं 2। किसी एक एसिडिक हाइड्रोजन को मैं कार्बन टू ऑक्सीजन शिफ्ट करूंगा तो ये इनॉल बन जाएगा। अब देखो कि कंपाउंड में ये फॉर्म कीटो है और ये फॉर्म क्या है, इनॉल। नॉर्मली तो हम बोलते हैं किसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कीटो को। लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये मॉलिक्यूल अपने कीटो फॉर्म में, अगर मैं अप्रोक्स बात करूं तो नियरली कितना परसेंट स्टेबल है, 0। और इसका मतलब ये होगा कि इनॉल में जाने के बाद क्या ये 100% स्टेबिलिटी शो करेगा अप्रोक्स में। तो जो ज्यादा स्टेबल होता था उसकी स्टेबिलिटी कितनी हो गई, 0। और जो कम होता था उसकी स्टेबिलिटी कितनी हो गई, 100 हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक अपोजिट एक रिजल्ट आया। अब इसके रीजन क्या है ये देखते हैं। अब देखो ये हमें मालूम ही है कि कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है, तो दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव अगर आमने सामने है, पास में है, क्योंकि ये लगातार है अल्फा बीटा। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर सामने है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स आना चाहिए, रिपल्शन फोर्स। और दो डाइपोल के बीच में जो रिपल्शन कैरी होता है, इसको मैं बोलता हूं ये डाइपोल डाइपोल एक रिपल्शन है। तो साइक्लो बीटा डाई कीटोन की कीटो फॉर्म में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन आ गया। रिपल्शन का मतलब टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और टेंशन स्ट्रेस या रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी कम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका कीटो मिनिमम स्टेबल फील कर रहा है, और इसका रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। बट ये जैसे ही इनॉल फॉर्म में आता है तो ये ऑक्सीजन तो अभी भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे किस तरह के चार्ज को क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। तो इनॉल फॉर्म में आने के बाद क्या एक एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो पहले नेगेटिव नेगेटिव था, अब नेगेटिव के नियर बाय अपने को कौन सा चार्ज नजर आना शुरू हो गया, पॉजिटिव। अब देखो कि माइनस और प्लस में तो अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से क्रिएट होते हैं। इन अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या नेम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन ए मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न यहाँ पे अपन क्या मान के चलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो कीटो में रिपल्शन था, लेकिन इनॉल में रिपल्शन की जगह एक अट्रैक्शन ने ले लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अनस्टेबल फील कर रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगातार चलेगा, क्योंकि वहीं सारी स्टेबिलिटी है। तो साइक्लोबीटा डाई कीटोन में ये कीटो से इनॉल ज्यादा स्टेबल होने का एक रीजन है इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, और एक रीजन है कीटो फॉर्म में रिपल्सिव फोर्सेस का होना। तो ये केस याद अपने को रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। तो चलो अब आते हैं केस नंबर 2 पे। एक मैंने लिया कीटो। अब देखो कि कीटो फॉर्म है, सीओ है। सीओ से कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे टोटल कितना हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बन टू ऑक्सीजन मूव करा दोगे तो ये कीटो से कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इनॉल। तो इनमें भी अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मॉलिक्यूल भी
अप्रोक्सीमेटली 100% स्टेबल इनॉल में है, और अगर इनॉल में 100% चला गया तो कीटो में स्टेबिलिटी का रीजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां तो मैंने रिपल्शन और अट्रैक्शन की बात किया, लेकिन इनमें वो नजर नहीं आ रहा है। तो इनमें अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, लेकिन एक कार्बन अगर आपका sp3 है तो इसकी कीटो फॉर्म में एक नेचर आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि नॉन प्लेनर है। बट जैसे ही आपने इनॉल फॉर्म बनाया तो क्या ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन हो गया इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे इसका इनोलाइजेशन होने के बाद ये किस नेचर में आ गया, एरोमेटिक। और रेजोनेंस एनर्जी हो, रेजोनेंस का पैटर्न हो, सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग किसको आप कहते हो, एरोमेटिक को। तो जब भी इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक बिहेवियर मिलेगा वो किसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, कीटो के। तो इनोलाइजेशन में एरोमेटिक और नॉन और एंटी का भी एक रोल हो जाता है, जैसा अपने को यहां पता चला। अब आते हैं अपन इसकी कंडीशन नंबर 3 पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। अब देखो कि ओपन चेन कंपाउंड है, कितने कीटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2 कीटो के रिगार्डिंग ये सारे के सारे कार्बन ही किस तरह के कार्बन डिफाइन होंगे, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा कार्बन आपके पास कितने हैं इस कंपाउंड में, 3 है। अब अगर मैं देखूं तो ये जो सीओ है ये रोल प्ले करता है -I और -R का, ये वाला सीओ भी है -I -R। तो इस वाले कार्बन पे या इस वाले अल्फा पे क्या सबसे ज्यादा वर्क करेंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, और जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर वर्क करेंगी क्या एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इसका मतलब बाहर वाले आयोनाइज नहीं होंगे। ये आयोनाइजेशन बेसिकली इनर वाले अल्फा से शुरू करेगा जिसमें दोनों तरफ ये पावर कनेक्टेड है। तो ऐसा कार्बन या ऐसा CH2 ग्रुप जिसके दोनों साइड में -I -R कनेक्टेड होते हैं, इस ग्रुप को एक नेम भी दिया जाता है रिएक्टिव मिथाइलिन। मिथाइलिन का मतलब CH2, और CH2 किस फॉर्म में जब आ जाए, अल्फा के। तो आयोनाइज करके इसको मैंने पहुंचा दिया कार्बन टू ऑक्सीजन। पहले कंपाउंड अपनी कौन सी फॉर्म में गिवन था, कीटो। अब देखो कि आयोनाइज हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो कीटो से हमने कौन सा फॉर्म बना दिया, इनॉल। तो इनमें भी अगर मैं देखूं तो नॉर्मली कीटो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें भी कीटो इनॉल से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इनॉल बाकियों के इनॉल से थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी में आ सकता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग करूं तो कीटो में तो ये लगातार नहीं है, इसका मतलब अगर ये 1-3 पोजीशन पे है तो इनमें तो कोई रिपल्शन होना नहीं चाहिए। तो कीटो में कोई रिपल्शन नहीं है, इसका मतलब अपनी जगह ये स्टेबल फील कर रहा है। लेकिन जैसे ये इनोलाइज हुआ तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के नियर बाय आस पड़ोस में इसको कौन सा चार्ज दिखना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज। एसिडिक हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इस अट्रैक्शन को आप क्या नेम दे सकते हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, दैट मीन्स की अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला एक रीजन हो गया। तो आपने रिएक्टिव मिथाइलिन को कीटो से इनोलाइज किया, तो इनॉल के फेवर में एक रीजन तो आपने क्या क्रिएट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो ये बनेगा तो बड़े कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। अप्रोक्स में यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज इस कंपाउंड में होता है, नियर अबाउट 7 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये कोई इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं जिससे इनॉल आगे निकल जाए कीटो से। अब देखो कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया तो मैं रिंग में अगर टोटल कार्बन एटम को कंसीडर कर लूं तो ये टोटल एटम कितने रिंग में है, 6। तो वर्चुअली अगर मैं देखूं तो आप ये बोलते हो कि बेंजीन में टोटल 6 एटम का रिंग होता है, और ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेटिव, तो कौन सा इफेक्ट अप्लाई होता है, रेजोनेंस आ जाता है। अब देखो कि यहाँ पे भी अगर मैं इस रिंग को वर्चुअली कंपेयर करूं, वैसे ये बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन है, लेकिन अगर हम देखें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड इस पे भी है, और अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन अगला कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, पाई बॉन्ड तो नहीं है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन तो है लोन पेयर की फॉर्म में। तो जब ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेटेड पोजीशन में हैं तो हाइड्रोजन बनने के बॉन्ड बनने के बाद कंपाउंड साइक्लिक हुआ, और साइक्लिक होने के बाद यहाँ पे क्या स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, रेजोनेटिंग एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होके जाएगा वो इस मॉलिक्यूल में रहेगा नियरली 15 किलो कैलोरी पर मोल। तो इनॉल के फेवर में दो बातें हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो 7 किलो कैलोरी रिलीज हो गया, रेजोनेंस एस्टेब्लिश हुआ तो रेजोनेंस एनर्जी भी आ गया नियरली 15। तो अगर मैं दोनों बातों को मिला दूं तो अप्रोक्सीमेटली इनॉल में स्टेबिलिटी बढ़ने के कितने रीजन क्रिएट हो गए एनर्जी की टर्म में, 22 के आसपास। तो इस कंपाउंड में भी इनॉल बाकी इनॉलों के कंपेयर में स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है,
और इसका रीजन अगर अपने से बोले तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक अपन किसका नेम लेंगे, रेजोनेंस का। तो ये तीन ऐसे केसेस अपने पास हैं जहां पे हम इनॉल को स्टेबिलिटी के कंपेयर में किससे हायर बोल सकते हैं, कीटो से। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस ही थे जिनको आपने डायरेक्टली समझा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है कीटो इनॉल का जो प्रीवियस एग्जामों में बने हैं वो ये भी थे। कुछ मैं अगले वीडियो में आपके पास लाऊंगा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़ा हॉट टॉपिक होता है अगर हम नीट और आईआईटी मेंस की बात करें, और स्पेशली नीट में तो कई बार इनॉल कीटो से क्वेश्चन बना है। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करेंगे और इन वीडियोस को आप परफेक्टली फॉलो करो। ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बना रहा हूं जो डायरेक्टली किसी भी रीजन से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे मोड पे क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं वो सब भी इसको देखो, और कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक में अपने को रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप बिंदास मुझे लिख के दे सकते हो, वो सारी चीजें अपन वहां पे कवर करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। ओके।